क्या आवश्यक है जो करना चाहिए जिससे हम अपने बीजों से हाइब्रिड से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले पाएँ। तो बेसिकली आपको अपने बीजों को कैसे संरक्षण करना है और गुणवत्ता युक्त बीज आप अपने फार्म पर खुद से कैसे बना सकते हो उस विषय पे बात करने जा रहे हैं। और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि मतलब आप लाखों हजारों करोड़ों रुपए बचा सकते हो अपने बीजों के, जो हर साल आप कहीं ना कहीं बाज़ार में देते हो। मैंने देखा है एक किसान, एक छोटा सा भी अगर एक किसान होता है 1 एकड़ की जोत वाला, तो वो कम से कम रबी सीज़न में अगर वो खेती कर रहा है तो कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये के बीज रबी सीज़न में लगाता है। कम से कम खरीफ सीज़न में 5 से 7 हज़ार के प्रति एकड़ बीज लगाता है। और फिर जाके फिर वो अगर लेट खरीफ कोई 3 क्रॉप लगाता है सीज़न में, मतलब साल भर में, तो 5 से 7 हज़ार का खर्चा उसका एक सीज़न में फिर होता है। सब मिला के वो मोटा मोटी 10 से 15 हज़ार रुपये का बजट 1 एकड़ के बीजों पर खर्च करता है पूरे साल भर में। अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे तो 1 एकड़ का बीज अगर मान के चलो मिनिमम बेसिस पे अगर 10,000 भी हुआ, तो अगर कोई फार्मर 10 एकड़ में खेती कर रहा तो 1 लाख का बीज लग रहा उसका एक साल का। और आप सोचो एक गांव में हजारों एकड़ ज़मीन होती है, हजारों एकड़। और अगर हम पूरे एक गांव का कैलकुलेशन लगाएं तो आप मान के चलो कुछ नहीं तो 3 से 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 10-10 करोड़ के बीज किसान खरीदते हैं। और ये एक गांव की हालत है। भारत में कितने लाख गांव हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बजट हजारों करोड़ों लाखों रुपए में पहुंचेगा। मतलब इतना बजट हम बीजों पे नेसेसरी खर्चा करते हैं, जो हमारी धरोहर है यार, उसे हम लाइन में लगा के खरीद रहे हैं उसको हम। मतलब आप सोचिए, बीज आपका कैपिटल है और उनको ही हम लाइन में लग के खरीद रहे हैं। तो ये हमारे लिए और हमारी संस्कृति के लिए और हमारी पूरी एग्रीकल्चर व्यवस्था के लिए, दोनों के लिए सही नहीं है। तो ये बीज हम वापस खुद से कैसे बनाएं। और जो हमारे मन में एक भ्रम है या भ्रांति है कि जी हमारे जो देसी बीज होते हैं अगर हम उनको उगाते हैं तो वो हमें हाइब्रिड जैसा परफॉर्मेंस नहीं देंगे। तो हाइब्रिड जैसा परफॉर्मेंस या उससे बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस विधि पर आज हम बात कर रहे हैं। और मुझे इस काम को करते करते मतलब अभी 4 साल हो गए हमको कंप्लीट, 4.5 साल हो गए होंगे। 4.5 साल से हम 1 रुपये का बीज बाज़ार से नहीं ला रहे, और ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आज हम 25 एकड़ में टोटल फार्मिंग करते हैं तीनों फार्म को मिला के। और 25 एकड़ में आप ये मान के चलो अमूमन हम पूरा एक साल का अगर हम बजट कैरी करें, अगर मिनिमम बेसिस पे ही चले जाएं तो 2.5 लाख रुपए तो हम खर्चा करते हैं बीजों के ऊपर, मतलब करना पड़ता। तो वो 2.5 लाख रुपए तो हमारा ऑलरेडी सेफ हो ही रहा है ना। और अगर हम यही बजट दवाइयों के ऊपर लेके जाएं तो एक किसान अगर सब्जी उगाने वाला किसान है तो 1 एकड़ में कम से कम वो साल भर में कोई किसान तो मतलब 50-50 हज़ार का पेस्टिसाइड डालते हैं। और अगर आप जैसे आप आंध्रा में जाइए, जैसे गुंटूर एक ज़िला है आंध्रा में, वहाँ पर चिली उगाई जाती है। एक किसान से अभी हमें बीच में दौरा करने का मौका मिला, शिविर था वहाँ पे 5 दिन का। चिली वाले फार्मर आए, उन्होंने कहा साहब हम तो क्या बात कर रहे हो, 5-10 हज़ार में तो कुछ भी नहीं होता, ये तो एक नॉर्मल एक स्प्रे है। एक चिली में हम 25-25 स्प्रे मारते हैं, और 25 स्प्रे में टोटल मिला के हम 1-1.5 लाख रुपए का पेस्टिसाइड डाल देते हैं एक सीज़न में, मतलब एक बार चिली का पूरा क्रॉप निकालने में। तो मतलब जो है ना, आंखें खुल के रह गई यार, 1 एकड़ में 1.25 लाख रुपए का पेस्टिसाइड। आप सोचिए क्या कर रहे हैं हम लोग, और फिर जहर खा रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल टोटल अगर हम बजट की बात करें तो मैं 10 हज़ार तो बहुत मतलब है ना, एक बहुत ही रफ आइडिया पकड़ रहा हूँ। 25 हज़ार रुपये का एवरेज खर्च आएगा आपका पेस्टिसाइड का साल भर का, दवाइयों का। तो आपका हो गया 35 हज़ार 40 हज़ार का बजट। फिर आ जाओ आप अपने खादों पर, तो 10 से 15 हज़ार रुपये की खाद में नॉर्मल बोल रहा हूँ, टोटल मिला के 50 हज़ार रुपये का खर्चा है 1 एकड़ के पीछे साल भर में, खाद का, बीज का और दवाई का, एक किसान का 1 एकड़ का। और एक ज़िले में देखा जाए तो लाखों हेक्टेयर ज़मीन है, मल्टीप्लाई 50 हज़ार कर लीजिए, आपको इकोनॉमी समझ में आएगा कितना पैसा ये खाद, दवाइयों और बीजों में किसानों का जा रहा है। और इससे किसान आत्मनिर्भर होने की बजाय कमज़ोर लगातार होता जा रहा है, क्योंकि वो अगर मिर्ची से 2 लाख रुपए भी कमा रहा है यार, तो 1.25 लाख तो वो पेस्टिसाइड वालों को दे रहा है। तो फ़ायदा क्या है ऐसे 2 लाख रुपए कमाने से? इससे बेटर है आप 1 लाख रुपए ही कमाइए और 10 हज़ार का खर्चा कीजिए, तो 90 हज़ार तो जिम में आएंगे। अभी तो आप जितना कमा रहे हो उससे भी आधा नहीं आ रहा जिम में। तो हम कमा किसके लिए रहे? उन कंपनियों के लिए कमा रहे ज़बरदस्ती का, जो हमारे खेतों में जहर डलवा रहे। तो बेसिकली आप
आरोप प्रत्यारोप नहीं है किसी के ऊपर, पर केवल इतना ही कहना है कि पेस्टिसाइड के रूप में जो हमारा खर्चा हो रहा है उसको आप बचाइए, बीजों के रूप में जो हमारा खर्चा हो रहा है उसको बचाइए, खादों के रूप में जो हमारा खर्चा हो रहा है उसको बचाइए। अगर आपने 3 बजट बचा लिए तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली यहीं पे जस्ट डबल हो जाएगा। आपको डबल करने के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना खर्चे का बजट को आधा करना होगा, अपने आप आपकी इनकम जस्ट डबल हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्मेट में हमें काम करना। आज हम बीजों पे बात करते हैं। और देखो, बहुत सारे लोगों ने, इवन हमसे वैज्ञानिक लोगों ने भी कहा कि देसी बीजों में ना तो वो उत्पादन आता है और ना वो लंबे समय तक चलते हैं, ना ही उनमें वो गुणवत्ता है जो हाइब्रिड बीजों में है। तो ये बात हमें बहुत अंदर से खल गई कि हमारे पूर्वज तो यार कभी भी जो है ना, मतलब किसी और से बीज नहीं खरीदते थे। जब हमारे पूर्वज हमारी मिट्टी का हमारे बीजों से उगा हुआ अनाज और हमारी मिट्टी में उगाया हुआ अनाज, हमारे पानी में उगाया हुआ अनाज खा के अगर महाराणा प्रताप इस धरती पर इतने पराक्रमी पुरुष के रूप में पैदा हो सकते हैं, और उनके अलावा भी ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के नाम देश में हैं जो हमसे 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना ताकत लेके इस धरती पर जिए, वो सब लोग बिना हाइब्रिड का अनाज खाते थे। तो हम फिर कैसे आपकी बात को स्वीकार कर लें? मतलब हमारे तो गले से नहीं उतरती बात कि आप जब ये कहो कि हाइब्रिड बीजों में देसी से ज़्यादा मतलब जो है ना परफॉर्मेंस देने की ताकत है। हाँ, आपको अगर ये बात समझ में आती है कि नहीं हाइब्रिड बीज फलने में ज़्यादा कैपेसिटी के होते हैं, तो इस बात का फिर मैंने तोड़ निकाला कि कैसे हम अपने देसी बीजों को भी हाइब्रिड से ज़्यादा फलने की कैपेसिटी ला सकते हैं। तो उसमें हमें कोई छेड़छाड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिंपल हमने 5-6 सालों में अध्ययन करके एक विधि तैयार की जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। और ये सिलेक्शन प्रोसेस आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये जब हम आपको बताएंगे तो आप जान लीजिए कि आप अपने खुद के बीज स्वयं बना सकते हो, और वो भी उतने ही ताकतवर जितने ताकतवर कहीं ना कहीं हाइब्रिड सीड्स होते हैं, और बल्कि उनसे ज़्यादा। तो देसी सीड्स और हाइब्रिड सीड्स में पहले सबसे बड़ा डिफरेंट तो ये है कि देसी बीजों में वो जेनेटिकली ताकत होती है जिसके लिए कुदरत ने उन बीजों को बनाया। आप इस बात को समझिए, जो बीज हमारे आज वर्तमान में जिनका हम यूज़ कर रहे हैं वो कुदरत ने नहीं बनाए, वो आपने बनाए हैं, उनको मॉडिफाइड किया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से, मतलब चमक के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, शेप के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तो बना सकते हो, लेकिन आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन कुदरत ने इतने बड़े विज्ञान के साथ में उन बीजों को बनाया जो आपकी बॉडी को फीड करते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए आवश्यक है। उसको पता था कि आपकी बॉडी को आयरन इतना चाहिए, आप ये चीज़ खाएंगे तो इससे आयरन मिलेगा। आपको कैल्शियम चाहिए, आप ये सीजनेबल फ्रूट्स खाएंगे तो ये इतना कैल्शियम मिल जाएगा। तो हमारी जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत है उसमें अगर हम देखेंगे तो हर सीज़न के हम फ्रूट्स खा लेते हैं, हर सीज़न की वेजिटेबल खाते हैं, हर सीज़न का अनाज खाते हैं। तो हमारी बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो उन अनाज, वेजिटेबल्स और उन सब से हमारा पूरा हो जाता है, फ्रूट से। लेकिन उनमें मॉडिफिकेशन करने से हमें वो ताकत नहीं मिल पा रही है जो ताकत हमारी बॉडी को चाहिए। तो सिंपल चीज़ है, अब हमें ये बात समझना है 2 लेवल पे। नंबर 1, पहले तो हमें देसी बीजों को लगा के वो ताकत को रीजनरेट करना है जो हमारे पूर्वजों ने जो ली हुई है, बराबर। दूसरा, हमें देसी बीजों का सिलेक्शन करके हाइब्रिड से ज़्यादा उनका उत्पादन लेना। पर ये संभव कैसे होगा? तो मैं एक बात आपको बोलता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, और वो ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्लास में अगर 100 बच्चे होते हैं या 500 बच्चे होते हैं, तो 500 बच्चे एक जैसा नंबर तो नहीं लाते ना, बराबर ना। तो उसमें से कोई 1-2 बच्चे होंगे जो बहुत बढ़िया टॉप क्लास करेंगे, मतलब क्लास में टॉप आएंगे। तो जो बच्चे क्लास में टॉप आए हैं बस वही आपके बीज हैं। आप उनको ही पकड़िए और उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाइए। बाकी के जितने भी 499 हैं उनको आप छोड़ दीजिए, बस उल्टा मत लटकाइए, उनको छोड़ दीजिए। हमें उनमें छेड़छाड़ी नहीं करनी है, हमें खाली वो बीज। मैंने एग्जाम्पल बताया। कुल मिला के आप ये जान लो, कुदरत की व्यवस्था में अगर हम हाइब्रिड भी बनाते हैं बीज, तो हाइब्रिड में कोई हम रॉकेट साइंस नहीं लगाते हैं। एक बीज को दूसरे बीज से क्रॉस कराते हैं। अब क्रॉस कराने के बाद क्या बनता है ये किसी के हाथ में नहीं है, ये किसी के भी हाथ में नहीं है कि क्या बनेगा। हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इन 2 कैरेक्टर को मिलाएंगे तो तीसरा कैरेक्टर ऐसा बन सकता है। तो अगर नहीं बना तो फिर हम क्रॉस कराते हैं, फिर नहीं बना फिर कराते हैं। ऐसे 8-10 बार जब हम ट्राई करते हैं तब जाके वो कैरेक्टर हमें मिलते हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें लौकी है, पहले हमारी लौकियां होती थी 3-3, 4-4, 5-5 फीट लंबी।
उन्होंने कहा साहब ये 4 फीट की लंबी तो शहर वाले खरीदेंगे नहीं, तो खरीदेंगे नहीं, और इवन जो है ना उन्होंने कहा कटी हुई नहीं चाहिए, क्योंकि कट गया तो फिर वो मतलब अलग फीलिंग हो गई हमारी, तो हमको चाहिए छोटा लौकी। तो वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, खीरे को लौकी से क्रॉस कराया। तो अब जब हमने खीरे से लौकी को क्रॉस कराया तो खीरे के 2 गुण आ गए, लौकी के 2 गुण हट गए। तो पता चला खीरा इतना होता है, लौकी इतनी होती है, दोनों को क्रॉस कराया तो दोनों इतने हो गए। बात समझ में आई? तो क्या हुआ कि हमने क्रॉसिंग प्रोसेस से उनको उनके जेनेटिक मतलब उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या उनके जो भी है उनके कैरेक्टर में बदलाव किया, और बदलाव करने के कारण लौकी के अंदर जो गुण थे वो हमने खो दिए। अब लौकी और खीरा एक साथ मिला तो ना तो वो खीरे के गुण रहे ना वो लौकी के गुण रहे, कुछ और ही बन गया, और अब और क्या बन गया ये किसी को नहीं अंदाज़ा। ठीक है, तो ऐसे ही हम बनाते बनाते हाइब्रिड बीजों को ऐसे बनाते हैं, उसमें कोई बहुत आर्टिफिशियल कोई प्रोसेस नहीं होती, बस क्रॉसिंग प्रोसेस चलता है, और ये क्रॉसिंग प्रोसेस नेचुरली ऑलरेडी होता है। देखो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, एक बीज को दूसरे बीज से क्रॉस कराया उन्होंने, नई वैरायटी बनी, पता चला उसके अंदर कुछ गुण आ गए, वो गुण को उठा के उन्होंने न्यूक्लियर सीड बना दिया, उसी की जनरेशन को आगे बढ़ा दिया। यही करते हैं वो, और ये कोई भी नहीं कर पाता है कि ये बीज से ये बीज को क्रॉस कराने पे ये बनेगा। ये तो कुदरत के हाथ में है, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। 2 इंसान आपस में मिलते हैं, क्या बच्चा बनेगा ये किसी के हाथ में होता है क्या? कोई तो भी मिला तो मोदी निकल आए ना इस धरती पे, बराबर स्वामी रामदेव निकले ना। अभी ये कोई ऊपर से थोड़ी लेके आए उनको कि ये इनको लेके आएंगे तभी ये स्वामी रामदेव निकलेंगे, तभी मोदी निकलेंगे, तभी बिल गेट्स निकलेगा, तभी मंगेशकर निकलेंगे। तो ये तो कुदरत की व्यवस्था है ना भाई। आपने जब मतलब जो है ना किसी भी 2 चीज़ को मिलाया, तीसरा क्या बनेगा ये हमारे हाथ में नहीं होता है। बात समझ में आ गई? ऐसे जब हाइब्रिड बनते हैं तो नया जो जनरेशन आएगा वो हमारे हाथ में नहीं होता कि क्या बनेगा। अगर अच्छा बन गया तो वो हमारा बीज हो गया, नहीं बना तो छोड़ दिया, ऐसे करना होता है। तो कुल मिला के ये प्राकृतिक व्यवस्था ऑटोमेटिकली होती है, तो फिर हम क्यों ना इसी व्यवस्था के साथ में काम करें, क्यों ना हम इसी व्यवस्था के साथ में काम करें और इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हम सिलेक्शन प्रोसेस में इसको लेके आ जाएं। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि जब इसी व्यवस्था में कुदरत के द्वारा मतलब ऐसे इंसान पैदा हो सकते हैं जिनके माँ बाप का बैकग्राउंड उतना बेटर नहीं होता है जितना उनका बच्चा होता है। तो ये कैसे संभव है कि अगर वो कैरेक्टर उनके माँ बाप में नहीं थे तो इसके अंदर कैसे आ गए? मतलब हो सकता है कि भाई ठीक है 2 गुण आएंगे, 2 गुण इनके आएंगे, पर कोई एक तीसरा भी गुण आएगा जो इन दोनों में नहीं होगा, और वो तीसरा क्या आएगा वो किसी के हाथ में नहीं है। तो तीसरा क्या आएगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा, कितना अच्छा आएगा कितना बुरा आएगा ये किसी के हाथ में नहीं है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि किसी भी बीज के लिए सेलेक्ट करके उसकी जनरेशन को पकड़ के आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो क्रॉसिंग वाला मामला है ना, ये नेचुरल तरीके से भी होता है ना। किसी भी फूल का पुंकेसर सुबह 6 से लेकर 8 के बीच में खुला होता है। अगर उस समय पे जाके किसी भी फूल का पराग अगर जाके गिर गया तो वो वैरायटी उससे क्रॉस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अरहर की अगर हम बात करें, हमने अपने खेत में अरहर लगाई, हमारे पड़ोसी ने भी अरहर लगाया, अभी मधुमक्खी जाके उसके खेत की अरहर में भी बैठ के रस चूस रहा है, हमारे खेत का भी अरहर पे बैठ के रस चूस रहा है। अभी क्या हो गया, वो हमारे फूल पे बैठा, हमारी अरहर के फूल पे, और उसकी टांग में पोलन चिपक गया। पोलन मतलब मादा का नर का बीज चिपक गया। अब वो जाके मधुमक्खी उड़ के किसी भी जाके फूल के ऊपर बैठ गई और उसने वो पराग अगर वहाँ पे छूट गया धोखे से, तो वो वैरायटी उससे क्रॉस हो जाएगा और फिर नया बन जाएगा कुछ मामला। तो आप जो बीज खेतों में लगाते हो उनसे अक्सर ये होता है कि पता चला हमने लाल फूल के बीज लगाए और वो धीरे धीरे जाके 2-3 जनरेशन के बाद वो पीले पड़ने लग गए या लाल में कुछ मिक्स आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली नेचुरली पॉलिनेशन के कारण ऐसा होता है। तो अब हमें क्या करना है, इन बीजों की विज्ञान को समझते हुए सिलेक्शन प्रोसेस को अपनाना है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, हमने 5-7 पैरामीटर पे तैयार की है, वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं और उससे आपको समझ में आएगा कि हम अपने बीजों को कैसे हाइब्रिड से ज़्यादा और अच्छी गुणवत्ता युक्त परफॉर्मेंस के बीजों को बना सकते हैं। ये भ्रम आप दिमाग से निकाल दीजिए कि देसी बीजों में उत्पादन नहीं होता है।
देसी बीजों में भी उत्पादन होता है। कॉन्सेप्ट एक ही है, आइडियोलॉजी एक ही है। हाइब्रिड को हमने क्रॉस कराया, नया कोई जनरेशन बढ़ा, अगर उसमें अच्छा फलन का कैपेसिटी आ गया तो उसको हम वैरायटी का नाम दे देंगे, और अगर नहीं आया तो फिर हम ट्राई करेंगे, फिर किसी से क्रॉस कराएंगे और वेट करेंगे कि कुदरत कब उस बीज में ज़्यादा फलने की कैपेसिटी भेजती है, और जब भेज देगी उसी को हम वैरायटी बोल देते हैं। तो ये चीज़ तो कुदरत में ऑटोमेटिकली हो ही रही है ना। तो हम ये क्यों ना करें, हम किसान क्यों ना इस विज्ञान को अपनाएं। तो हमें क्या करना है, चयन प्रक्रिया के माध्यम से बीजों को बनाना है। आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। कोई भी आप बीज खेत में बोइए, किसी भी बीज को आप खेत में बोते हैं तो आपको चयन प्रक्रिया के माध्यम से उन बीजों को आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अरहर की फसल बोई है अपने खेत में, चयन प्रक्रिया, अगर मान के चलो हमने अरहर की फसल बोई है, तो सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, जन्म के समय पौधों को अलग करना। जन्म के समय पे पौधों को अलग करना, इसका मतलब ये हुआ, जैसे एक फौज में किसी बंदे की अगर भर्ती होता है तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर पे सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। उन्होंने कहा इतना दौड़ में नंबर आना चाहिए, इतना राइटिंग में नंबर आना चाहिए, इतना आपका सीना चौड़ा होना चाहिए, इतना हाइट होना चाहिए, इतना लंबा आपका छलांग लगना चाहिए। कई पैरामीटर होते हैं। जब आप सारे पैरामीटर पे खरे उतरते हैं तभी जाके आपकी भर्ती होती है। सही है कि नहीं। ऐसे ही हमें बीजों के लेवल पे इनको भर्ती करना है या इनको सेलेक्ट करना है। तो पहले हम जन्म के समय पे पौधों को चयन करेंगे। तो आपने पहले क्या किया, मिट्टी को तैयार किया, बराबर ना। पहले सॉइल को तैयार किया था, मिट्टी को बनाया, फिर उसमें आपने संतुलित खाद डाला, मतलब मिट्टी को तैयार किया। फिर आपने क्या किया था, बीजों को तैयार किया था। बीजों को आपने क्या किया, सबसे पहले सन थेरेपी दिया, फिर उनको ट्रीटमेंट किया, और फिर जाके आपने खेत में लगाए। मान के चलो उदाहरण के तौर पे एक खेत सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एक खेत है, इस खेत में हमने बीज बोए, टोटल मिला के 1000 बीज बोए फॉर एग्जांपल इस खेत में। अब हमने क्या किया, इतना सा कोना सेलेक्ट कर लिया अपना। ये कोना, ये हो सकता है 20 फीट लंबा हो, 20 फीट चौड़ा हो, 20-20 बाई 20 फीट का हो सकता है। हमने क्या किए, 4 बैम्बू गड़ा दिए 20-20 फीट के अंतर से, और उनमें एक धागा बांध दिया। अब 1000 बीज जब हमने खेत में बोए, तब हम इनको इस एरिया में, बाकी के पूरे प्लाट को नहीं छेड़ेंगे, हम इस एरिया में अपनी मॉनिटरिंग करेंगे। इस एरिया के बीजों को हम अपना बीज बनाएंगे, क्योंकि आप जो भी 1000 बीज बोएंगे, सभी के बीज तो आपको नेक्स्ट ईयर चाहिए नहीं है। आपको तो 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ जो भी आपका खेत है, उनके लिए आपको अपने बीज बनाने हैं। तो आपको खाली इतने एरिया के चयन करने की ज़रूरत है। 20 बाई 20 फीट का एरिया आप मार्क कर दीजिए। अब इस एरिया में 7 पैरामीटर पर बीजों को चयन करिए। नंबर 1, जन्म के समय पे पहले फिल्टर करना। आपने 1000 बीज बोए, फॉर एग्जांपल इस एरिया में 20 बाई 20 में 100 पौधे आए, फॉर एग्जांपल 100 पौधे आए। तो आपने जन्म के समय पे आपने सेलेक्ट किए पहली विधि में, तो पता चला 10 पौधे ऐसे थे जिनमें जर्मिनेशन वीक था, मतलब वो जन्म से ही निकलने की कोशिश कर रहे थे, एकदम से नहीं निकले, है ना। 1000 बीज बोए, आप जब देखोगे जर्मिनेशन के टाइम पे तो कुछ पौधे तो एकदम ने उग आए। अभी जैसे कल आप जजमेंट करना, हमने यहाँ पे तुअर के पौधे डाले थे इन पॉलीथिन्स में, आज वो निकल आए हैं। आप देखना कि कुछ पॉलीथिन में 2 पत्ते कल खिले मिलेंगे पूरे, और कुछ पॉलीथिन में वो निकल रहा होगा। तो जो निकल रहा है, समझ लो ये मामला कमज़ोर है, उसको आप निकाल के और फील्ड से बाहर कर दो। अगर वो कमज़ोर पौधा जाके सबके साथ में मिल गया, पूरी जनरेशन को कमज़ोर कर देगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले नंबर जन्म के समय उसको फिल्टर किया, मतलब उसका जो बॉडी का कैरेक्टर है, स्ट्रक्चर है, वो जन्म से ही कमज़ोर है, मतलब वो आने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो आ नहीं पा रहा है, मतलब शारीरिक रूप से वीक है वो पौधा। इसलिए वीक के बीजों को हमें अपने बीजों में नहीं मिलाना। हमने वहाँ पर फिल्टर करके 90 पौधे बचाए, 10 को हमने निकाल के फेंक दिया तुरंत। अब आ जाएंगे हम दूसरी स्टेज पे। तो दूसरी स्टेज में हमें पौधों को सिलेक्ट करना है जब पौधा पत्तियां बना दे। पत्तियों के समय पर चयन करना, पत्तियों के समय पर, पत्तियों के समय पर चयन करना, मतलब
जैसे ही पौधे ने पत्तियां बनाया, लीव्स बनाई, आप मोनेटाइज करिए और चेक करिए कौन से और कितने ऐसे पौधे हैं जिनमें लीव्स बढ़िया आई हुई है। मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, संख्या में लीव्स ज़्यादा हैं, ग्रीन में देखे जाएं तो ग्रीन भी बढ़िया है, और कितने ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां ज़्यादा हैं, ग्रीन है, हेल्दी हैं, साइज़ में बड़ी हैं। ऐसे पौधों को आप सेलेक्ट करिए, और जिनमें लगता है कि इसमें कम पत्तियां आई हैं, इसमें तो 101 दिख रही हैं, इसमें तो लेकिन 81 दिख रही हैं, मोटा मोटा अंदाज से जजमेंट करना है। एक लेवल पे आपको जजमेंट करना है जब वो ब्रांचिंग बनाने लगता उसके जस्ट पहले। ठीक है, तो हमने देखा कि अभी पौधे में शाखाएं नहीं आई हैं, पर शाखाएं के पहले पत्तियां आ चुकी हैं, उसमें सारे लीव्स बना दिया पौधे ने। तो सारे लीव्स में आप चेक करिए कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें सबसे ज़्यादा लीव्स हैं, या ऐसा कितने पौधे हैं जिनमें लीव्स कम हैं, बराबर, या उनकी साइज में कुछ गड़बड़ी है, टेढ़ी है, कम है, टेढ़ी मुड़ी है, या कुछ भी इस तरह का, या साइज में छोटा है। तो पता चला, आपने देखा तो ये 90 बचे थे, अभी इनमें देखा 90 में चेक किया तो 10 पौधे फिर पता चला निकल गए, दूसरी प्रोसेस में बचे आपके पास 80। 10 पौधे ऐसे थे जिनमें पत्तियां कम आई, जर्मिनेशन तो अच्छा हुआ उनका, छलांग तो अच्छी लगा दी, दौड़ में वो फेल हो गए, दौड़ में पीछे रह गए। तो हमने क्या किया, उन पौधों को फिर फिल्टर कर दिया, क्योंकि अगर किसी पौधे के जन्म के कैरेक्टर, लीव्स के कैरेक्टर अगर आगे चले गए तो वो अगली जनरेशन में भी लीव्स पैदा कम करेंगे और जर्मिनेशन में भी लेट करेंगे, समझ गए ना। तो हमने उनको फिल्टर कर दिया और अब हमारे पास 80 पौधे बचे। अब आ जाएंगे हम तीसरी प्रोसेस पे, और तीसरी प्रोसेस में हम क्या करेंगे, पौधे को फिल्टर करेंगे शाखाओं के लेवल पे। शाखाओं के समय चयन करना, मतलब अगर कोई पौधा फूल बनाने की स्टेज पे पहुंच गया है कि हाँ अब उसमें फ्लावर्स आने वाले हैं, फ्लावर्स आने के जस्ट पहले तक अब जो भी ब्रांच वो बनाना था उसने वो सारी ब्रांचेस बना ली, अब ब्रांचेस नहीं बनाएगा वो, अब वो फ्लावर्स बनाएगा और उसमें फ्रूटिंग को सेट करेगा। ठीक है, तो कोई भी पौधा जब सारी पत्तियां बना चुका है और उसमें फूल ही आने वाले हैं, मतलब आपको लगने लगा ये बॉडी पे आ गया है, तो आप अब उस समय पे चेक करो कितने ऐसे प्लांट हैं जिन्होंने ब्रांचिंग अच्छा बनाया है। अगर पौधों ने ब्रांचिंग कम बनाया है, इसका मतलब ये है कि उनकी शारीरिक क्षमता अंदर से कम है, इसलिए वो कम ब्रांच बना पाए। अगर वो ब्रांच के पौधों को हम ले जाके सीड में ले जाएंगे तो वो अगले जनरेशन भी शाखाएं कम बनाएगी, शाखाएं कम बनेगी तो फूल कम आएंगे, फूल कम आएंगे तो फल कम आएंगे, ईल्ड आपकी गिरेगी। तो हमें ऐसे पौधों को सेलेक्ट करना जिनने सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग बनाई है। तो आप इन 80 में से सेलेक्ट करोगे कितने ऐसे पौधे हैं जिनमें ब्रांचिंग बढ़िया आई हैं, या ऐसे कितने पौधे हैं जिनमें ब्रांचिंग कम और कमज़ोर है। तो आपने फिर पता चला, चेक किया तो 10 पौधे फिर निकाल दिए तीसरी स्टेज में, तो हमारे पास अब बचे 70 पौधे। 10 इस रेस में निकल गए, ब्रांचिंग सही नहीं बना पाए, वो जर्मिनेशन तो सही कर लिया उनने, पत्तियां भी बना ली, लेकिन ब्रांचिंग का टाइम आ गया तो फेल मार गए वो, तो हमने फिर अलग कर दिया। अब जाके हम चौथी स्टेज पे पहुंचेंगे, जब वो पौधा फूल बना देगा तो फूल के समय चयन करना, फूल के समय पे पौधे को चयन करना। तो जब ही वो फूल बनाएगा तो आप पहले उसका ओरिजिनल कैरेक्टर पता करिए कि जो पौधा का फूल आपके खेत में आया है या जो भी फसल के फूल आए हैं, क्या वो फसल के फूल वैसे ही थे जैसे बताया गया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने अरहर की बात करें उदाहरण के तौर पे, तो अरहर का जो अपना कैरेक्टर है फूल का एकदम डार्क रेड होता है ना। तो आपको अब इसमें कलर के हिसाब से नहीं फिल्टर करना है, फूल के लेवल पे जब आप पौधे को अलग करोगे या चेक करोगे तो उसमें 2-3 चीज़ें देखनी हैं। नंबर 1, एक तो कलर देखना है कि वही कलर आया एज इट इज़ कि नहीं आया। नंबर 2, संख्या में फूल किस पौधे में सबसे ज़्यादा आए। पता चला ब्रांचिंग तो वो बना लिया अच्छा, लेकिन फ्लावरिंग के समय पे वो बैठ गया, उसके अंदर हार्मोनल एक्टिविटीज़ गड़बड़ थी प्लांट्स के अंदर, या तो कुछ भी डिसऑर्डर्स थे या जो भी था,
पता नहीं अभी उसके अंदर कितना क्या है, बारीक संरचना किसी को नहीं पता। तो वो फ्लावरिंग के स्टेज पर आप चेक करो कि कितने ऐसे पौधे हैं जिनमें फ्लावर्स का कलर चेंज हुआ, कितने ऐसे पौधे हैं जिनमें फ्लावर्स कम आए, कितने ऐसे पौधे हैं जिनमें फ्लावर हेल्दी नहीं हैं। समझ गए ना? तो आप इन पैरामीटर्स को आप जब देखोगे फ्लावरिंग के टाइम पे, तो आपको कुछ नहीं तो 5-10 पौधे फिर पकड़ाई में आ जाएंगे। इनमें फ्लावर्स कम हैं, इनमें कमज़ोर हैं, इनमें संख्या में कम है, इनका कलर भी चेंज हो गया। लाल थे पर ये तो कुछ लाल और हल्का सा कुछ डार्क कलर दिख रहा है या लाइट कलर